हम यहाँ जब बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं। जुड़ेंगे। जुड़ना। कैसे जुड़ें, कहाँ जुड़ें, कितने जुड़ें, कब जुड़ें, पर क्यों जुड़ें। कोई पूछ सकता है कि जुड़ के क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। समन संघ का तो हर एक संघी अच्छी तरह जानता है। पर जो लोग क्वेश्चन करते हैं, ऐसा पूछते हैं जुड़ने से क्या होगा, क्या करोगे जुड़ के, क्या होना है जुड़ के, क्यों जुड़ें, या जिनको लगता है कि जुड़ना बेकार की बात है। दरअसल बहुत ज्यादा विद्वान होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे वाला होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर वाला होना चाहिए, बहुत ज्यादा कोई धार्मिक मठ संस्था कोई आश्रम वाला होना चाहिए, बहुत ज्यादा कोई इन्फ्लुएंसर होना चाहिए जो बातों को इन्फ्लुएंस कर सके, कुछ बड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसा उसके दिमाग में आ सकता है। कोई बहुत जमीन वाला, कोई बहुत पूंजी वाला, कोई बहुत देश विदेश में रहने वाला, किसी की बहुत बड़े बड़े लोगों से जानकारी। ऐसा अक्सर चलता है क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ये बड़े बड़े चीजें हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, और यही कामयाबी का सीढ़ी है, और यही कामयाबी का प्लेटफॉर्म है, और यही कामयाबी के सिंबल है। तो इकट्ठा होकर क्या करोगे, क्यों इकट्ठा होना है, क्यों नहीं होना है, ऐसा आ सकता है दिमाग के अंदर। तो यहां ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। पर यह देखना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी राजनेता टाइप के लोग हुए हैं, या पूरी दुनिया में जितने रिफॉर्मर्स हुए हैं, जो सामाजिक ज्ञान रखते हैं और समाज के सुधारक हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं, या समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं या नहीं हैं, चाहे वो गाने बजाने वाले फकीर हैं, चाहे वो बहुत बड़े राजा हैं, राजा के बेटे हैं, चाहे बहुत बड़े जमींदार हैं, जमींदार के बेटे हैं। अगर आप एक लाइन में देखोगे और एक लाइन में समझोगे, हर एक रिफॉर्मर को, हर एक सुधारक को, हर एक सामाजिक चिंतक को, हर एक समाज में काम करने वाले को, हर एक परिवर्तन करने वाले को लोगों की आवश्यकता पड़ी है। और बिना लोगों के इकट्ठे किए हुए कोई काम नहीं हुआ। कोई एकल ज्ञान देकर चला गया हो तो चला गया हो, बाकी एकल ज्ञान से बात नहीं बनी। प्रैक्टिकल के लिए हर महान पुरुष को, महान व्यक्ति को, या किसी बड़ी संस्था को या संघ को लोग इकट्ठे करने पड़ते ही हैं। और लोगों ने इकट्ठे किया है, लोगों को इकट्ठा किया है। आप किसी भी संत का देख लो। कोई संत है जो गा के बजा के अपनी बात में लोगों को समझा रहा है, और अपनी पूरी मंडली, अपनी संगत, अपनी जो पूरी पूरी सभा है उसको इकट्ठा कर रहा है, और कह रहा है समझाओ। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान, ऐसा विद्वान कोई है नहीं आधुनिक भारत में जितने वो थे, पर खाली विद्वता से बात नहीं बनी। उन्हें भी लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। अगर उनका जीवन शेष रहता, 5-10 साल उनको और मिल जाते, उनका स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहता, तो हमारा बहुत बड़ा संघ हमें उसी समय मिल जाता। तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े लेखक थे, बहुत सारे उनके अंदर गुण थे, बोधिसत्व उनको बोलते हैं, पर उनको भी लोग इकट्ठे करने पड़े। और सरकार में अपनी बात कहने के लिए पीछे उनको समूह तैयार करना पड़ा, और जब चुनाव लड़े तब भी लोग उनको इकट्ठे करने पड़े। आप अगर देखोगे ज्योतिबा फुले को, तो ज्योतिबा फुले ने शिक्षा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए पूरी ताकत लगाई। आप अगर पेरियार साहब को देखोगे, तो उन्होंने तो बाकायदा ब्लैक शर्ट मूवमेंट चलाया, लोगों को इकट्ठा किया, और खूब लोगों को इकट्ठा कर करके उन्होंने समझाया, बहुत लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। आप अगर देखोगे बुद्ध को, तो बुद्ध जैसे विचारक, चिंतक और सम्मा संबुद्ध, उनके पास तो परमानेंट लोग थे जो ट्रेंड थे। पूरी दुनिया में बुद्ध से ज्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग लिए हुए बंदे नहीं थे कहीं भी। उनके बंदे यानी उनके जो भिक्खु संघ में भिक्खु थे, वो इतने ट्रेंड थे
कि उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की थी कि अपने प्रचार करते समय अगर उन्हें कोई पत्थर मारे, ईंट मारे, जान से मारे, तो भी वो रिपेल नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा ही ट्रेंड किया गया था। और आज भी जो भिक्खु हैं वो अपने प्रदर्शन के लिए, अपने विरोध प्रदर्शन के लिए कई बार खुद को भी जला लेते हैं और उफ नहीं करते। मैंने ऐसी वीडियो व्हाट्सएप पे देखी है, जब दूसरे देशों में जहां भिक्खु ने प्रोटेस्ट किया है वहां अपने आप को उन्होंने आग भी लगा ली है। और बहुत सारे भिक्खु ऐसे हैं जिन्होंने अपने शरीर को बिना खाए पिए जब देखा कि शरीर बेकार हो गया है तो छोड़ दिया, यानी स्वेच्छा से सांस लेनी बंद कर दी। इतने कठोर उनके क्या बोलते ट्रेनी लोग रहे हैं, कमाल के उनके भिक्खु हैं। उनसे ज्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग दुनिया में कहीं बंदे हैं नहीं। आप अगर देखोगे आज के समय, तो जितने भी संगठन हैं या जितने भी संत हैं या जितने भी डेरे हैं या जितने भी आश्रम हैं या जितने भी भिक्खु हैं या जितने भी बाबा हैं या जितने भी सरकारी कर्मचारियों के नेता हैं, वो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कोई कितना भी काबिल है या नहीं है, पर सब इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। और लोगों को इकट्ठा करने का भेड़ चाल कहें या भेड़ चाल का कंपटीशन कहें या चंदाखोरी का धंधा कहें या मैं और मेरा वाला जो अहम भाव है वो कहें या ज्ञानता कहें या मूर्खता कहें या किसी के हाथ का खिलौना कहें या दूसरे लोगों से पैसा लेके अपने लोगों को तोड़ना कहें या कहीं अपना एफआईआर, अपना कोई फाइल, अपना कुछ ठीक ठाक कराने के लिए मजबूरी में लोगों को तोड़ने वाला बने, या ऐसा कहीं चल रहा है कि अकल ही नहीं है और लोगों को अलग अलग इकट्ठा करने में लगा हुआ है, पर सभी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो इकट्ठा करने का लोगों को काम कर रहे हैं, अलग अलग तो नुकसानदायक है, जहर के बराबर है। पर ये है क्यों? ये कहाँ से सीखा, कहाँ से आया, इसका ओरिजिन का है, इसका केंद्र क्या है? मानवता के विकास में जैसे जैसे जानवर से मानव बनना शुरू हुआ, तो जानवरों के अंदर ही एक स्वाभाविक गुण है कि अगर जानवर साथ रहेंगे और उनका संख्या बल इकट्ठा रहेगा, अपने समूह में रहेंगे, तो सुरक्षा मिलेगी। ये जानवरों का, सभी जानवरों का एक नेचुरल स्वाभाविक गुण है, जो उन्होंने सरकमस्टांसेस से, जो वहां परिस्थिति है उससे, जो वातावरण है उससे, और जो उनके ऊपर हमले और खतरे हुए और जहां उन्होंने अपने जान का नुकसान उठाया, अपने शरीर का नुकसान उठाया, जहां वो मारे जाते थे, वहां से सहज भाव में, यानी ऑटोमेटिक अपने आप सरल भाव में, प्राकृतिक रूप में, पक्ति रूप में, नेचुरल वे में ये गुण विकसित हुआ कि जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये जानवरों ने कहीं कोई क्लास नहीं ली, कोई उनको पढ़ाने नहीं आया, कोई उनका नेता नहीं, पर उनकी जो सहज ज्ञान और सहज भाषा है, जितना ब्रेन उनके पास है, उनको ये समझ में आ गया। क्योंकि जानवर के चार गुण होते हैं, उसमें एक खाना है, एक सोना है, एक बच्चे पैदा करना है और एक सुरक्षा है। तो चार गुण उनके नैसर्गिक हैं, अपने आप को वो पैदा भी करते हैं, खाते भी हैं, और वो और सुरक्षित रूप से रहने का काम भी करते हैं। पर वो बोल नहीं सकते, पर उनके कम्युनिकेशन चलता है, उनकी वाइब्रेशन चलती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चलती है, सारे जानवर समझ जाते हैं। वहीं से जब विकसित होते 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 मनुष्य बना, तो मनुष्य के पास वहीं से ये गुण आया है। हम जानवर जिनको कहते हैं बेसिकली, चूंकि अपने आप को ऊपर उठाना है तो हमने उनका नाम जानवर रख दिया, अपने आप को मन वाला मनुष्य कर दिया। पर वो भी थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं, हम भी रखते हैं, वो भी भावना रखते हैं, हम भी रखते हैं। हम में थोड़ी सी समझ ज्यादा हो गई है, हमारा ब्रेन ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए हम अपने आप को टॉप लेवल पर पाते हैं। तो जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, उनका ये नैसर्गिक एक प्राकृतिक गुण है कि इकट्ठे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब मनुष्य किससे सुरक्षित रहेगा? मनुष्य मनुष्य से सुरक्षित रहेगा, ये सबसे गलत बात हुई। क्योंकि हिरणों का झुंड है, हिरणों का झुंड हिरणों से कोई खतरा महसूस नहीं करता, शेरों का झुंड शेरों से कोई खतरा महसूस नहीं करता, हाथियों का झुंड हाथियों से कोई खतरा महसूस नहीं करता, मधुमक्खियों का झुंड मधुमक्खियों से कोई खतरा महसूस नहीं करता, चिड़ियों का झुंड चिड़ियों से कोई खतरा महसूस नहीं करता। पर मनुष्य का झुंड मनुष्य के दूसरे झुंड से, जो झुंड है उससे खतरा महसूस करता है। ये बात सबसे ज्यादा अप्राकृतिक हुई, जो नेचर के अगेंस्ट गई।
कि एक ही तरह का जो स्पीसीज है, एक ही तरह का जो जीव है, वो दूसरे अपने ही जैसे जीव से खतरा महसूस कर रहा है, और इसलिए ज्यादा लोगों को अपने जैसों को इकट्ठा करने में लगा पड़ा है ताकि उसमें सुरक्षा का भाव आ जाए। यहां से हमारा पतन होना आरंभ हुआ, यहां से हम आपस में लड़ना शुरू हुए। अब हुए तो हुए, तो लड़ाइयां मनुष्य से मनुष्य की है, और आज भी वही प्राकृतिक जंगल का सिद्धांत चलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी ही उतनी ही सुरक्षा होगी, उतनी ही जान बचेगी, उतना ही उसे लाभ मिलेगा। ये प्राकृतिक नैसर्गिक गुण आज भी चलता है, जंगल का राज आज भी चलता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। बस थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। सिस्टम ये बदल गया है कि मनुष्य होने के नाते हमने उसको सिस्टम में ढाल लिया है, सिस्टम में बना लिया है। और सिस्टम में बनाने से हमने ये कह दिया है, भाई बार बार कौन लोगों को इकट्ठा करेगा, बार बार कौन झुंड बनाएगा। अभी हम मनुष्य हो गए हैं, अभी हम जानवर तो है नहीं। अब रोज रोज कौन आदमी इकट्ठे करके लाएगा कि भाई मेरे पास 100 है, मेरे पास 100 है। अच्छा, ये काम भी उन लोगों ने किया जिनके पास में आदमी है नहीं। तो एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई 5 साल में एक बार चुनाव करा लो, 4 साल में एक बार चुनाव करा लो, देख लो किसके पास ज्यादा आदमी है, किसके पास ज्यादा आदमी नहीं है। जिसके पास ज्यादा आदमी है उसकी चलेगी, और दूसरा व्यक्ति मानेगा। ये व्यवस्था बनी जिसको संवैधानिक व्यवस्था बोलते हैं। इस व्यवस्था के तहत में आप जितने ज्यादा इकट्ठे होगे उतने ज्यादा आपको राइट मिलेंगे, और 51% इकट्ठे हो गए तो 51% के बाद आपको सारे राइट मिल जाएंगे, दूसरों की भी राइट आपको चलाने के लिए मिल जाएंगे, फिर चाहे आप उनको कुछ देना या मत देना। ये खेल है। इस खेल में जीतेगा वही जो जोड़ना जानता है, जीतेगा वही जो जुड़ना जानता है। कोई कितना दिमागदार है, कोई कितना पैसे वाला है, कोई कितना बड़ा अफसर है, कोई कितना बड़ा नेता है, कोई कितना बड़ा बाहुबली है, कोई कितना बड़ा गरीब है, कोई कितना बड़ा अनपढ़ है, कोई कितना बड़ा बेवकूफ है, कुछ मायने नहीं रखता है इसमें। इसमें सिर्फ एक बात मायने रखती है कि आपको जोड़ने की कला आती है या नहीं, आपको जुड़ने की कला आती है या नहीं। अगर आपको जोड़ने की और जुड़ने की कला आती है, और आप जुड़ना और जोड़ना जानते हैं, तो आप सरवाइव कर जाएंगे, आप सुरक्षित रह जाएंगे, आपके बच्चे जी जाएंगे, आप दुनिया में जिंदे रहोगे। और अगर आपको जुड़ने की और जोड़ने की कला नहीं आती है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मनुष्य मनुष्य को नहीं मारेगा तो मशीन मार देगी। आने वाले 30 साल के अंदर सारा काम मशीनों से होगा, मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ये वैसे भूखे भागे मर जाएंगे। अभी तो इनको 5-5 7-7 किलो अनाज दे के निकम्मा किया जा रहा है। उसके बाद में जब इनका 5-7 किलो अनाज बंद हो जाएगा तो ये कमाने लायक रहेंगे नहीं, नौकरी कोई होगी नहीं, खेत खलियान होंगे नहीं आसपास, पैसा सब खत्म हो चुका होगा, पेंशन वाले लोग सब मर चुके होंगे, और जिनके पास थोड़ा कुछ होगा उनकी महंगाई इतनी बढ़ा दी जाएगी कि 10-20 साल में उनका खत्म हो जाए मामला। कुछ उनको ऐप लगा दिए जाएंगे, मोबाइल देखो, शराब पियो, जुआ खेलो। आजकल वो ऑनलाइन जुआ आता है, उसमें बताते हैं कि जो लोग खिलाने वाले हैं वो तो 700-800 करोड़ के मालिक हो गए, पता नहीं 7-8 हजार करोड़ के मालिक हो गए खिलाने वाले, और जो खेलने वाले उनके घर बिक गए। तो जुए में ऐसा ही होता है। तो ऐसे ऐसे जुए लगा दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे व्यसन लगा दिए जाएंगे, और सारा पैसा आपका जो भी आपने इकट्ठा किया, घर मकान बनाया या पेंशन वेंशन आई, वो सब चली जाएगी। थोड़े बहुत लोग ऐसे होंगे जो हाथ पर मारेंगे, जो कुछ एबल होंगे, वो भी अपने आप को बदल लेंगे। वो कहेंगे नहीं कि वो किसी ऐसे समुदाय से आए थे कि जो बड़ा गरीब हो चुका था, हालांकि पहले वो राजा था। तो ये जो कंडीशन है जुड़ने की और जोड़ने की और इकट्ठा होने की, इसको सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही जानते हैं, इसको सब जानते हैं। पर हम शोर बहुत मचाते हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, जब जुड़े हैं जब जीते। पर हम जुड़ने का काम नहीं कर रहे। अगर हम जोड़ने का काम करते तो हम मधुमक्खी की छत्ते की तरह अब तक बहुत बड़ा छत्ता बना लिया होता। अगर हम जोड़ने का काम करते तो हम मकड़ी की जाले की तरह बहुत सारी चीजों को जोड़ चुके होते। पर हम क्या कर रहे हैं, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको बोलने नहीं दिया गया पिछले 400-500 साल में। अभी बोलने का झगड़ा है, मुझे बोलने नहीं दिया, मैं बोलने के लिए आया, मैं सज के बोलने के लिए आया, मैंने 2 पेज तैयार किए, मुझे नंबर नहीं आया मेरा बोलने का, मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मेरा कोई समझ नहीं रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये झगड़ा 70-75 साल से चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान टाइप के लोग हैं, इसी अहम में मारे गए कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा बेचारों को, क्योंकि कोई और उनकी सुनता नहीं, और समणों में भी उनकी बात को कोई जानता नहीं, सुनता नहीं।
तो वो बेचारे बोल 70-75 साल से बोलने लगातार खूब चीख रहे हैं, पर अभी भी उनके बोलने का कोटा पूरा नहीं हुआ। तो बोलने का, भाषण का कंपटीशन है, अगर नहीं उसमें बोलने दिया गया तो हम तो नाराज होंगे और अपने घर चले जाएंगे। तुम अपने करते रहना, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, चलो भागो यहाँ से। ऐसा बात चल रहा है। पर अब समय आ गया है कि जो समझ गए हैं कि जुड़ना है और जोड़ना है, यही एक काम करना है, वो काम पे लग गए। और जो अभी भी इस चक्कर में लगे पड़े हैं कि क्या जुड़ना और क्या जोड़ना, हमें तो अब बोलना है, अपना चेहरा दिखाना है, और दो चार लोग हमको साधु साधु बोल दें, दो चार लोग तालियां बजा दें, दो चार लोग वाह वाह कर दें, तो 70-75 साल से वही चल रहा है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि कर्म करना है, दरअसल वचन नहीं करना है, उपदेश नहीं देना है। उपदेश और वचन उसके लिए हैं जो समर संघ के बारे में जानता नहीं है, पर जो जान गया है उसको बहुत सीरियसली जोड़ने का काम करना है। अगर जोड़ पाओगे तो जीत पाओगे, और अगर जोड़ नहीं पाओगे तो मारे जाओगे। मतलब हारोगे नहीं, मारे जाओगे। इस बार मरना है, इस बार हारना नहीं है, इस बार आर पार का है। कारण क्या है कि चारों तरफ से घेरा बढ़ रहा है। चारों तरफ से घेरा क्या बढ़ रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बड़ी होती जा रही है। टेक्नोलॉजी अब लोगों को खा रही है। टेक्नोलॉजी इस बार जो आई है वो फाइनल उसकी है। एक एक मशीन हजार हजार आदमी का काम करती है, और मशीन मशीन को बना रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आदमी मशीन को बनाता था, अब मशीन मशीन को बना रही है। और बाजार ऐसे हो गए हैं जिसमें आदमी की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़े समय बाद रोबोट और ये जो ऊपर ड्रोन उड़ते हैं, ये आपको डिलीवरी दे भी रहे हैं, आदमी की जरूरत नहीं। आकाश से ही आप ऑर्डर करोगे, आकाश से ही सामान आएगा, आपके घर पर छोड़ के चला जाएगा, आपका फोटो खींचेगा, कहेगा डिलीवरी होगी, बात कर, नाम भी नहीं पूछेगा, आपका नाम ऑलरेडी दर्ज होगा। पर ये होगा उनके लिए जो बहुत तेज लोग हैं, तर्रार लोग हैं, जिन्होंने सारे असेट्स अपने पास रखे हुए हैं, सारा पैसा अपने पास रखा हुआ है, सारी जमी जायदाद अपने पास रखी हुई है, सारा काम अपने पास रखा हुआ है, सारा अधिकार अपने पास रखा हुआ है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कुछ नहीं आने वाला ड्रोन, उसका तो 5 किलो आटा पाटा भी ये बंद हो जाएगा, किसी भी दिन बंद हो सकता है। फिर तो वो भूखे मारे जाएंगे, उनको दवाई भी नहीं मिलेगी। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। इन बदलने वाली चीजों को रोका जा सकता है और अपने फेवर में मोड़ा जा सकता है, अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है, अपने पक्ष में लिया जा सकता है। क्योंकि जो अधिकार मिलता है वो आज भी जनसंख्या बल से मिलता है। उसका उदाहरण आप देख सकते हो। अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एफआईआर लिख जाती है। अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अफसर काम कर देता है। अगर 4 लोग सड़क पर चलाने लगते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाए तो लोगों का कौतूहल हो जाता है कि पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, लोग वहां रुक कर देखते हैं क्या कारण है क्या नहीं है। अगर कहीं किसी दफ्तर में, किसी सड़क पे, किसी जगह पे अगर शोर मचना शुरू हो जाए, किसी सभा में शोर मचना शुरू हो जाए, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्या है भाई, इनको शांत करो, इनको दो, इनको जोत देना है। कहीं अगर लोगों का रेला आ जाए तो छोटे मोटे लोग चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं, चाहे वो कितने भी कट्टर हैं, कितने भी नहीं है। भारत के अंदर जिस सड़क पर लोग निकल जाते हैं, बाकी लोग चुप हो जाते हैं, उनको पता है भाई बहुत लोग इकट्ठे हो गए, अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। और जिनके पीछे परमानेंट लोग रहते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता है, जिनके संग बने हुए हैं उनसे डरते हैं लोग। तो लोगों के इकट्ठे होने की अहमियत जब भी थी, जब हम बंदर के बराबर, जानवर के बराबर थे, और लोगों के इकट्ठे होने की अहमियत अभी भी है। पर बहुत दिन तक नहीं रहेगी। अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमेशा ही लोगों के इकट्ठे होने की वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी। कारण क्या है, जैसे यूरोप के अंदर आज के समय आदमी लगभग मशीन बन चुका है, उसकी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, उसके जो परिवार है वो टूट चुके हैं, वो एकल में रहते हैं, और वो उनका जीवन जो है वो असामाजिक हो गया, सामाजिक नहीं रह गया है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं क्या सरकार बननी है, क्या नहीं बनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको बहुत ज्यादा पैसे में उलझा दिया गया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में उलझा दिया गया। वो स्थिति हमारी होने वाली है, बल्कि हमारी तो उससे भी ज्यादा बदतर होने वाली है। क्योंकि हमारे तो गांव में जो करोड़ों लोग हैं उन्हें तो बेचारों कुछ पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनको तो लगता है कि ये 5 किलो आटा और 2 किलो दाल जो मिलती है यही जीवन है, और कोई जीवन ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या समझाओगे और कैसे करोगे। इसलिए वो लोग जो समझ चुके हैं, जो 29 लाख संगठनों में टूटे हुए हैं, उनको कहना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनको फोन करके कहना पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ेगा। अरे पूरे मरवा के मानोगे क्या, कहीं इकट्ठे विकट्ठे हो जाओ, बताओ क्या शर्त है क्या नहीं है, क्यों क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और डिबेट कर लो।
और वो नहीं मानते हैं तो उनके नीचे जो कार्यकर्ता है उनसे बात बनेगी, और वो नहीं मानते तो उनसे नीचे है, पर बात बनवानी पड़ेगी। अगर बात को नहीं बनवाओगे तो मारे जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई बचाने वाला नहीं आने वाला है। आप देख लो कि जितने भी भारत के अंदर हमारे रहनुमा हैं, वो अपने को भी बचा लें वही बहुत है, हमें तो क्या बचाएंगे। तो कोई बचाने वाला आना नहीं है। तो बचना भी खुद ही है। और अगर मारने वाले ज्यादा हो, मारने वाले समूह हो, मारने वाले अगर सांघिक लोग हों, संघ में हो, तो बचने वालों को भी संघ में आना पड़ेगा। अगर बचने वाले संघ में नहीं आएंगे और एक साथ सांघिक नहीं होंगे और इकट्ठे नहीं होंगे, तो बचना भी असंभव है। कौन किसको बचाएगा। इसलिए संख्या बल हमारे जीवित रहने की गारंटी है। और जितने इकट्ठे हो चुके हैं उनको अपने अहम, अपने मैं, अपना मेरा, अपना झगड़ा, अपना बोलना, अपना चेहरा, आप चेहरा चमकाओ कोई समस्या नहीं है, आप खूब बोलो कोई समस्या नहीं है, पर अगर आपका चेहरा नहीं चमकता है, आप बोलने में आपका नंबर नहीं आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने लोगों ने आज तक चेहरे चमकाए, कौन सी दुनिया उलटपलट हो गई। इतने लोग आए, इतने सारे भाषण दे के चले गए, किसको किसका भाषण याद है, या कोई किसी का भाषण याद नहीं रखता, या कोई किसी का चेहरा याद नहीं रखता। एक सांघिक व्यवस्था के अंदर लोग अगर रिकॉग्नाइज करेंगे किसी चीज को, तो संघ को रिकॉग्नाइज करेंगे, संघ का चेहरा ही आगे बढ़ेगा, समन संघ का नाम ही आगे बढ़ेगा। और इसी में फायदा है, क्योंकि व्यक्तियों के नाम बढ़ाने में, और चेहरे हमने बहुत सारे बढ़ा के देखे हुए हैं, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट दोबारा नहीं करना है कि हमको अपना चेहरा आगे बढ़ाना है, या अपना नाम आगे बढ़ाना है, या उससे कोई क्रांति होने वाली है, या हमने कोई भाषण दिया तो उससे कोई बहुत आफत आने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे भाषण पड़े हुए हैं दुनिया के अंदर, महापुरुषों के इतने बड़े बड़े भाषण है, कुछ नहीं होने वाला। होगा तभी जब हम इकट्ठे होंगे, चाहे शांत होकर इकट्ठे हो जाएं, एक शब्द ना बोल रहे हम, और सिर्फ इकट्ठे हो जाएं। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि अगर हम तालकटोरा स्टेडियम में 20,000 आदमी इकट्ठा होता है, और एक शब्द ना बोले और खाली बैठ के आंख बंद करके हम वहां से 4 घंटे निकल जाएं, उसका असर उससे ज्यादा होगा जो हम वहां भाषणबाजी करेंगे। क्योंकि इकट्ठे होने की वैल्यू है, भाषण होने की वैल्यू नहीं है। कौन क्या बोलता है इतनी सारी सभाओं में, किसी को याद नहीं रहता। और जो बोलता है उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा बोला, मैं बड़ा बोला, कोई नहीं सुनता। किसी को गुमान होता हो तो चेक करके देख ले। यहाँ मैंने 1400-1500 वीडियो बना के तक छोड़ी हैं, जिसने देखी भूल के अपने काम की बात निकालता, बात खत्म हो जाती है, कोई नहीं पूछता। यहाँ इतने बड़े महापुरुष किताबें लिख के चले गए, इतनी बड़े बातें लिख के चले गए, पर एक बात हमेशा चलती है कि लोग इकट्ठे कितने हुए। बस ये इंपॉर्टेंट है कि लोग इकट्ठे कितने हुए, लोग हैं कितने। इसलिए कोई यहाँ आदमी आता है तो हमसे ये नहीं पूछता समन संघ क्या है क्या नहीं है, क्या 10 गोल्डन रूल है, क्या चला है क्या नहीं। वो कहता है जी कितने इकट्ठे हो गए, बस सीधे वो क्वेश्चन पूछेगा जो जो मतलब का है, कितने इकट्ठे हो गए। क्योंकि संख्या बल इकट्ठा होने का, उससे आदमी घबराता है, उससे कांपता है। आज मैं एक जगह गया था ईद पे बधाई देने के लिए, तो वहां मुझसे कहते थे जी कि समन संघ में कितने लोग हो गए, कितनी काउंटिंग है। मैंने कहा काउंटलेस है। अब तो हमें भी नहीं पता कि कितने लोग हैं, क्योंकि हर जगह मीटिंग चल रही है, हर जगह सन्निपात माहौल चल रहा है। हम कोई हिसाब थोड़ी रखते हैं, सब अपना अपना हिसाब रखते हैं, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब काउंटलेस है, और ये काउंटलेस बढ़ना चाहिए। हर गांव में, हर शहर में, हर जगह इतना पहुंचना चाहिए, और स्वतः ही पहुंचना चाहिए, अपने आप पहुंचना चाहिए। और ये अपने आप फैलेगा तो ही इसका मकसद पूरा होगा। और अगर इसको संगठन के रूप में फैलाना शुरू करेंगे तो इसका मामला खराब हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ कोशिश करें कि कैसी भी स्थिति में है इसको आगे बढ़ाएं, जुड़ने और जोड़ने का मकसद समझें, जो नहीं समझ पाए उनको बताएं, और तेजी से काम को आगे बढ़ें। मेरी किसी बात में अगर किसी संघ को कोई हर्ट हुआ हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।